हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइसलैंड पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो नेट जेआरएफ है जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सेकेंड पेपर हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। हिस्ट्री स्टूडेंट अपने सेकेंड पेपर के लिए ये वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो है भारत का भूगोल और नृजातीय तत्व। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें विशेष सूची में देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टि से भारत का वर्गीकरण और संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता। और हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नृजातीय तत्व जिसमें हम लोग 6 तत्व देखेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत का भूगोल जिसका हम परिचय इस तरह से दे सकते हैं कि जो भारत है वो कहाँ है अवस्थित। एशिया महाद्वीप में, आपको तो ऐसा पता ही होगा। तो एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप स्थित है। मतलब द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं आपको पता है, जो चारों तरफ से जलाशय से घिरा होता है उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। लेकिन जो 3 ओर से जलाशय से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत एक विशाल भूभाग में विस्तृत है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन भारत के अगर आप देखोगे तो दक्षिण में हिंद महासागर आपको दिखेगा, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी दिखेगी और पश्चिम में आपको अरब सागर दिखेगा। तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है जलाशय से, जल से, जिसकी वजह से इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है और इसकी आकार अगर आप बात करो तो विषम चतुर्भुज आकार है और भारत को उपमहाद्वीप का भी दर्जा हासिल है। यूनानियों ने इंडिया, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को इंडिया किसने कहा, तो यूनानियों ने इंडिया से नाम से इसे जाना और जो मध्यकालीन इतिहासकार है उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम भी कहा। और जो हम लोग भारत वर्ड यूज़ करते हैं, भारत नाम जो यूज़ करते हैं, ये इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि ये नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत थे उनके नाम पर पड़ा होगा। आगे देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत का वर्गीकरण। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो 4 वर्ग इस प्रकार है। पहला, भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। तो हम लोग पहले वर्ग पर बात करते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है। इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं तथा सिक्किम आदि प्रदेश स्थित है। जो भी हमें, अगर आप मैप देखते होंगे, ज्योग्राफी वाले मैप आप देखे होंगे तो आप देख सकते हो कि जो उत्तर में फिजिकल मैप आते हैं मार्केट में, आप लोग देख सकते हो उसमें उत्तर में एक श्रृंखला है, पर्वतों का श्रृंखला है। तो वो पर्वत का जो रेंज है, जो पर्वतीय प्रदेश है, उसे हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। समझ में आ गई। सेकेंड है गंगा और सिंधु का मैदान, जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है, जो गंगा और सिंधु का मैदान है। और आप जो इतिहास अभी पढ़ने जा रहे हो तो आप इतिहास में बहुत प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर्य संस्कृति से परिचित होंगे। तो ये भी जो सभ्यता है, जो संस्कृति, इनका विकास भी गंगा और सिंधु के मैदान में ही हुआ और इसी क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा जाता है। गोट इट? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं दक्षिण का पठार। उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी घाटियों तक फैला हुआ है, ये जो दक्षिण का पठार है। अगर आप नर्मदा नदी को देखते हो तो नर्मदा नदी से स्टार्ट होता है और ये दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है, इनके बीच तक सीमित रहता है, ये दक्षिण का पठार। गॉट इट? नेक्स्ट है सुदूर दक्षिण के मैदान। सुदूर दक्षिण के मैदान जो है वो अगर आप देखे होंगे तो हमारा भारत जो है वो दक्षिण की ओर त्रिभुजाकार की तरफ से मुड़ जाता है और ये संकीर्ण एक लंबा क्षेत्र बनाता है, जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी
इन नदियों के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश इसमें शामिल रहते हैं। तो इसी क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं? सुदूर दक्षिण के मैदान। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, काफ़ी इजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता। आप लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल प्रदेश है, विशाल देश है, और इस विशाल देश में अलग अलग संस्कृति और संस्कृति है। तो अगर आप एक नॉर्मली बात करें उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत में हमें आर्य संस्कृति दिखती है, वहीं पे हमें दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में कौन सी संस्कृति है, किस संस्कृति का विकास हुआ, तो आप क्या बोलोगे? आर्य संस्कृति। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत में किस संस्कृति का विकास हुआ, तो आप क्या बोलोगे? द्रविड़ संस्कृति। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा, आचार विचार के लोग निवास करते हैं। आप अपने घर में ही देख लीजिए, हर एक लोग अलग तरीके से सोचने वाले होंगे। किसी को कुछ खाने में पसंद होगा, किसी को कुछ खाने में पसंद होगा। चलो घर की बात रही। अगर हम राज्य को देखें तो बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा है ना। अगर राजस्थान की बात करें तो कुछ और खाने में अच्छा लग रहा होगा। अगर आप साउथ जाओगे तो इडली, डोसा, सांभर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे जो भारत उपमहाद्वीप है इसमें अलग अलग खान पान के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। कोई मैथिली बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलते हैं, कोई तेलुगु बोलते हैं, कोई गढ़वाली बोलते हैं, कोई राजस्थानी बोलते हैं। तो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से आचार विचार करते हैं, अलग अलग भाषा है उनका, धर्म अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो इतने तरीके के लोग रहते हैं, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक विविधता भारत में बन जाती है और भारत की पहचान है। हम लोग कहते हैं विविधता में एकता, और इस विविधता में सांस्कृतिक एकता कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, विविधता में एकता भी कह सकते हैं, जो कि भारत की संस्कृति का प्रमुख जिसे कह सकते हैं विशेषता है। प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ, जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। महाकाव्य तथा पुराणों में इस देश को भारतवर्ष और निवासियों को भारतीय कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए किस पुराण में कहा गया भारत को भारतवर्ष और भारत के निवासियों को भारतीय, तो विष्णु पुराण में कहा गया। गॉट इट? ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अर्थशास्त्र के कौटिल्य लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक हतार पोषण विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र है। ऐसा मतलब कौटिल्य जो है, जो अर्थशास्त्र के रचयिता है, आप जानते होंगे कौटिल्य चाणक्य, तो उन्होंने कहा कि जो चक्रवर्ती राजा है उसका मतलब यह है कि वो हिमालय से लेकर समुद्र तक जो भी भूभाग है उन पर जो राजा शासन करता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो ये आपको लाइन दे दिया जा सकता है कि ये लाइन किसने कहा, कहाँ लिखा है, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, भारतीय नृजातीय तत्व पढ़ेंगे अब हम। इसका परिचय हम लोग पहले दे देते हैं कि उत्खनन से मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बीएस गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, जिसमें निग्रिटो, प्रोटोस्ट्राइड, मंगोलियन, मेडिटेरियन, वेस्टर्न, ब्रेकाइस, फलस, नार्डिक, ये 6 है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि नृतत्व विज्ञान में विभिन्न जातियों का उनके सिर और नासिक संबंधी इंडेक्स के आधार पर पहचाना जाता है। अगर आप बोलो कि ये अलग कैसे, तो इनका सिर अलग होता है, इनका नासिक अलग होता है, तो इसके आधार पर इन्हें विभाजन किया जाता है। ओके, नृजातीय तत्व विज्ञान में। और भाषाविद ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों के में विभाजन किया है। कितने भागों में? अगर भाषा समूह के आधार पर बोला जाए तो 4 भागों में। वो 4 कौन कौन सा? ऑस्ट्रिक,
द्रविडियन, इंडो यूरोपियन और तिब्बती चाइनीज, ये 4 है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अस्थि पंजरों के आधार पर, BS गुहा ने कहा था, जो 6 भागों में बांटा है। ये 6 भाग आपको दिख रहा है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। निग्रिटो, निग्रिटो होते हैं जो इनके नाटे कद होते हैं, चौड़े सिर होते हैं, मोटे होठ होते हैं, चौड़ी नाक होती है और काले रंग के होते हैं। ये इनकी विशेषता है। आप एक चार्ट बना सकते हैं, वहाँ पे निग्रिटो लिख दीजिए और ये उनकी विशेषताएं लिख दीजिए। और ये भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसके अंश अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाए जाते हैं। आज भी पाए जाते हैं उनके अंश जो है वो अंडमान और निकोबार के जनजातियों में पाए जाते हैं। तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपल पूजा का प्रचलन किसने स्टार्ट किया, तो निग्रिटो ने। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं प्रोटो एस्ट्रोलाइड। एस्ट्रोलाइड है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है लिखने में, आप ठीक कर लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय निर्जातीय तत्व में इन्हीं की थी। अगर आप बोलोगे कि ये 6 जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, वो थी प्रोटो एस्ट्रोलाइड की। ठीक, ये आफ्रिक भाषा समूह की बोलते थे, जिसके शब्द मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। अगर आप मुंडा जनजाति की भाषा को देखो तो उसकी और इसकी भाषा सिमिलर आपको दिखेंगे। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काले भूरे आंखें, घुंघरेले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। ये इसकी विशेषता है, आप याद कर ले। ये नहीं तो होता है तो एक चार्ट बना ले। अधिकांश दक्षिण भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। कृषि क्रम, मृदभांड, लिंगोपासना, लिंग की जो पूजा करते हैं हम, आदि का ज्ञान इन्हें था। ओके, नेक्स्ट आता मंगोलाइड। मंगोलाइड कौन है? पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करने के कारण इससे निर्जातीय अंश मीरी, नागा, बोर्डो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं। इसके जो अंश है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये जो हमारा उत्तर पूर्व का जो प्रदेश है, बंगाल असम की जनजाति है, गोंड है, बोडो है, नगा है, मीरी है, भोटिया है, इनके अंदर मिलते हमें, इन जनजातियों में हमें इनके अंश देखने को मिलती हैं। ये छोटे नाक, मोटे होठ, लंबे चौड़े सिर, पीली तथा भूरे चेहरे वाले होते हैं। ओके, इनकी ये विशेषता है। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति में तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा आदि का आरंभ हुआ। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति के अंश द्रविड़ लोगों में समानता पाई जाती है। द्रविड़ लोगों में लंबा सिर, मध्यम कद, चौड़ा मुंह, पतले होठ, घुंघरीले बाल और भूरी त्वचा से इनकी पहचान की जाती है। नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता का विकास इनकी प्रमुख देन है। अगर आपसे पूछा जाए नौ परिवहन किसने शुरुआत की है, कृषि की शुरुआत किसने दी, और व्यापार वाणिज्य किसने करना प्रारंभ किया, नगरीय सभ्यता का विकास किसने किया, तो भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन। ओके, वेस्टर्न ब्रैकाइस सेफलस। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अल्पाइन, डिनारिक और आर्मीनॉइड इनकी शाखाएं हैं। इसके अंदर भी कई शाखाएं हैं, जिसमें 3 शाखाएं का नाम है अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मीनॉइड। ओके, अल्पाइन प्रजाति गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत में पाई जाती। अगर आपसे पूछा जाए अल्पाइन कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत। ओके, फिर सेकेंड है उपशाखा। इसकी शाखाएं जो है डिनारिक शाखा, जिसका तत्व हमें बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल लोगों में पाए जाते हैं।
और थर्ड शाखा है आर्मेनॉइड। इसके तत्व मुंबई के पारसियों में देखे जाते हैं। चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी वो चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक और पीली त्वचा इनकी पहचान है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपको याद करने की चीज़ें, आप इससे ज़्यादा आप याद करो तो आपको बेहतर है, आप जितना याद कर सको। अब आता है नार्डिक। नार्डिक क्या है? तो ये लंबे सिर, श्वेत और गुलाबी त्वचा इनकी होती थी, नीली आंखें होती थी और ये सीधा और घुंघरेले बाल होते थे इनके, या फिर सीधे होंगे बाल या घुंघरेले बाल होंगे, दोनों तरीके से बाल इनके होते थे। इनका प्रमुख लक्षण था, और आर्यों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। फिर भी आर्य कोई प्रजाति पद ना होकर के एक भाषिक पद है। ओके, समझ में आ गया? और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और आप सभी को हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ अच्छा कर कोई सुझाव देना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।